शिक्षा नीति पर एक चर्चा का सीरीज हो रहा है। ये दूसरा सत्र अभी आयोजित किया गया है। हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, फिर भी मैं हिंदी से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने हिंदी सीख लिया खुद की प्रयास से। मेरी हिंदी में कोई गलती है तो क्षमा कीजिए। टुडे वी हैव आवर रिसोर्स पर्सन विद अस, माननीय देशराज शर्मा जी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूल एजुकेशन के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये सत्र में देशराज शर्मा जी बात करेंगे पहले, उसके बाद ऑडियंस के ओर से क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। देशराज शर्मा जी के बारे में एक छोटा सा परिचय। देशराज जी एकेडमिक काउंसिल पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में मेंबर हैं। 2011 to 2018 he is national convener of character building and personality development chapter of SSVN New Delhi, general secretary Vidya Bharati North Zone that includes Delhi, Haryana, Himachal, Punjab and Jammu Kashmir. He is also member of managing body Indian Red Cross Society Punjab State Chandigarh. When it comes to his personal skills, he has delivered more than 350 lectures in different seminars, conferences throughout the nation. Even he has visited Tamil Nadu 2-3 times for his workshops for teachers, school teachers. And he has given more than 500 lectures as resource person in different workshops. He has been panelist in Doordarshan Jalandhar. He has been a he is regularly writing articles in newspaper and magazines. To his credits, he has several awards. He was awarded for cultural and social promotion through education by His Excellence. And he was awarded by Professor Captain Singh Solanki, His Excellency Governor Haryana and Punjab, for fundraising of Indian Red Cross Society Punjab in 2016. He is also recipient of the award for transforming in education by Shri Pranav Mukherjee, Honorable President of India in 2016. He was appreciated with the award for promotion of higher education and quality teaching by Chandigarh University in 2017. He was also awarded by His Excellency Governor of Punjab, Honorable VP Singh Bandur, for fundraising in 2019 for social cause. Now I invite Desra Sarmaji to deliver his keynote address on School Education and National Education Policy 2020. जी आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद संतोष जी। मैं बधाई देना चाहता हूं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास को कि जिसने ऐसे विषय पर व्याख्यान माला शुरू की है जो आज देश की एक अहम आवश्यकता है, और विषय वह चुना है शिक्षा जो किसी भी देश के विकास का, किसी भी देश के प्रगति का आधार बनती है। इसलिए अभी पिछले दिनों में बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद एक शिक्षा नीति 2020 के नाम से कैबिनेट की मंजूरी के बाद हम सबको प्राप्त हुई। जब उस शिक्षा नीति का अध्ययन करते हैं, देखते हैं, तो पहली बात ध्यान में आई कि 34 वर्षों का एक बहुत लॉन्ग पीरियड है, जिसके बाद एक अच्छे विषय पर जो सबसे अहम और आवश्यक विषय किसी राष्ट्र का माना जाता है, वह विषय सभी के सामने प्रस्तुत किया गया। और यह विषय बड़ी लंबी चर्चा के बाद 6 वर्ष के उपरांत हम सबके हाथ में लगा। इस ड्राफ्ट की अगर प्रारंभिक दृष्टि से अनुमान लगाया जाए और उसको देखा जाए तो एक विश्वास बन रहा है
कि यह शिक्षा नीति प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक के क्षेत्र तक ज्ञान पहुंचाने का एक संकल्प दिखाई देता है। सबसे अहम बात 19 शिक्षा नीति के अंदर एक मनुष्य को एक संसाधन, एक रिसोर्स मानकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम दिया गया। मित्रों, हम जानते हैं मैन इज नॉट ए रिसोर्स, ही इज ए रिसोर्स क्रिएटर। अगर उसको एक छोटा सा रिसोर्स बना दिया तो हमने उसका जो टैलेंट है, उसके जो इंस्टिंक्ट हैं, उसके अंदर जो एक विजन है, हमने उसका वो सारा समाप्त कर दिया और एक छोटे से पहलू के अंदर उसको बंद कर दिया। इसलिए जब मैंने इस शिक्षा नीति का पहला भाग देखा तो शिक्षा मंत्रालय नाम ये एक बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि नाम और शब्दों का बहुत बड़ा जीवन में महत्व होता है। दूसरे भाग के अंदर इस शिक्षा नीति के अंदर जो एक बहुत नई और आज के समय की आवश्यकता के अनुसार लगी, वह है इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर पढ़ने वाले बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन में एंटर करवा देना। अभी तक 6 वर्ष का बच्चा स्कूल में एंटर करता था और 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की जो आयु है वो आंगनवाड़ी, बालवाड़ी या अन्य स्थानों पर रहता था। इस नीति के अंदर उन बच्चों को डायरेक्ट फॉर्मल एजुकेशन के अंदर एंटर कर लिया गया। यह एक बहुत ऐसा विचार या ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो 3 वर्ष की प्रतिभा जिसको हमने छोड़ रखा था, उसको हमने एंटर किया और उसके साथ पुराने सिस्टम को जो 10+2 10+2 सिस्टम था, उसको समाप्त करके 5+3+3+4 ये एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन देश के सामने आया। जब इस सिस्टम को देखते हैं तो इसमें बहुत अच्छी संभावनाएं नजर आ रही हैं। हमने जो पहला सिस्टम है 5 ईयर का, उसको फाउंडेशन लेवल कहा। ये नहीं, ये 3+2 इसके 2 भाग बना दिए। इस बच्चे को एंटर करने से ऐसा लगता है कि हमारा जो टैलेंट है, उसका जो बेस है वो इतना स्ट्रॉन्ग, रिच, हेल्दी बन जाएगा कि उस बेस के ऊपर जो लाइफ स्केच उसका खड़ा होगा वह बहुत मजबूत, स्ट्रेंथन करने वाला रहेगा। इस पीरियड के अंदर बच्चे को खेलना, कूदना, गाना, नाचना, इस ढंग से इन एक्टिविटीज के माध्यम से उसको कुछ गणित और कुछ भाषा की जानकारी देने का बात इस नीति में कही गई। भाई और बहनों, वी आर ऑल नो दैट neuroscience say that development of the intellect of the child up to the 8 year or 6 year has been developed up to 80 to 90%। ये जो 80 से 90% मस्तिष्क, दिमाग का मजबूत और बढ़ना है, ये इसी आयु का है। उसका जो आधा भाग अभी तक इग्नोर होता रहा। इसकी एंट्री करने पर एक बहुत सुखद शिक्षा के परिणाम नजर आएंगे, ऐसा लग रहा है। इस प्रतिभा को संभाला और इनफॉर्मल से फॉर्मल सिस्टम में आ गए। तो इन चारों चरणों के अंदर जो पहला चरण है और दूसरा जो फर्स्ट और सेकंड, और उसके बाद जो +3 है जिसमें 3rd, 4th और 5th है, उसके बारे में जो गाइडलाइंस हैं, जो सिस्टम में है, वो बहुत जॉयफुल लर्निंग के बीच में रखा है
और उसमें उसमें लोकल इंटेलेक्ट को, जिसके अंदर ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार रहता है, उसको जोड़कर देखा गया है ताकि बच्चा अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द के विजन के साथ वो लोकल देखे और ग्लोबली सोचे। लोकल देखकर ग्लोबल सोचना, ये बचपन से अगर उसकी धारणा बनती है, इस ढंग से +3 सिस्टम को 5वीं तक का ये दूसरा भाग बनाया। ये जो तीसरा भाग है, 6ठी, 7वीं और 8वीं, 6th, 7th एंड 8th, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो कुछ जोड़ा गया वो वोकेशनल, कि बच्चे के अंदर जो स्किल है और उस स्किल के अंदर उसको काम करने का, उसके अंदर हुनर आए, ऐसा एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। और केवल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, इसी एज ग्रुप को, बच्चे को इंटर्नशिप वर्ष में 10 दिन किसी फैक्ट्री में, किसी टूरिस्ट प्लेस पर, किसी ऐसे स्थान पर जाकर देखना है ताकि उसके मन मस्तिष्क पर एक ऐसा विजन डेवलप हो जाए कि उसको अपने करियर के अंदर क्या चुनना है, धीरे धीरे इसकी जानकारी मिले, उसका आकर्षण बढ़े, उसके प्रति वो अट्रैक्ट हो। तो ये 8वीं तक का भाग है। तो इसलिए उसके अगले भाग में 4 वर्ष आगे वो 9 to 12 आ गया। मित्रों, इस डिपार्टमेंट को, जिसको सेकेंडरी नाम दिया, यानी कि पहले को अगर फाउंडेशन दिया तो दूसरे को प्रेपरेटरी दिया, तीसरे को मिडिल दिया, और ये जो 4th स्टेप आया ये सेकेंडरी एजुकेशन का आया। इसके अंदर बच्चों को जो सीखने और सिखाने की बात इस नीति में लिखी गई है, वह उसको देखकर फिनलैंड भी याद आता है। और भारत का प्राचीन ज्ञान, जब भारत विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, उसकी बहुत सारी झलक नजर आ रही है। नीति में स्पष्ट किया है कि यह जो ज्ञान का भंडार है, हमारे अलग अलग प्रांतों में जो डाइवर्सिटी है, जो भिन्नता है, खान पान में है, पहनने में है, बातचीत में है, इस सारी को समेटकर 8वीं तक बच्चे के सामने परोसने का प्रयास किया है। और उसके लिए उन्होंने कहा, इस पर एक भाषा का फार्मूला बनाया, जिसको हम 3 लैंग्वेज फार्मूला कहते हैं। अर्ली स्टेज के अंदर बच्चे को जो 1967 के अंदर 3 लैंग्वेज फार्मूला रखा था, उसी फार्मूले को इंट्रोड्यूस, उसको कंटिन्यू रखा गया। और उसके अंदर एक बात तय है कि बच्चा इसी एज ग्रुप के अंदर अपनी मदर टंग के अंदर एजुकेशन प्राप्त करेगा। हम सब जानते हैं कि दुनिया के इतिहास के जितने डेवलप कंट्री हैं, अगर 6-7 देशों के नाम जो डेवलप माने जाते हैं, तो उन सब का देखेंगे तो उनकी एजुकेशन सिस्टम मदर टंग में ही है। दुर्भाग्य से अपने देश में ना जाने शिक्षाविद और चिंतकों ने इस बात में कहां भूल कर दी, और इसके कारण से जो हमारा टैलेंट था वो भाषाओं के दबाव में दब गया। इस शिक्षा नीति के अंदर दिखाई दे रहा है, पढ़कर पता चल रहा है कि ये जो प्राइमरी के बच्चे जब मदर टंग में एजुकेशन प्राप्त करेंगे, तो हम देखेंगे ये जो ड्रीम आते हैं, रात को स्वप्न आते हैं, ये बच्चे को अपनी माँ की बोली में ही आते हैं। इसलिए जो उसकी मौलिक रचना है, जो फंडामेंटल थॉट्स हैं उसके, वो हमेशा उसकी अपनी भाषा में आते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, यदि बच्चे को थिंकर बनना है, क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, विचारशीलता करनी है, क्रिएटिविटी उसके अंदर आए, तो अपनी भाषा में पढ़कर उसको लाभ मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा ऐसा दिखाई दे रहा है जो हमारे देश को बहुत आगे ले जाने की रचना का हिस्सा लग रहा है। और 6ठी से 8वीं में जब बच्चा होगा
तो क्लासिकल लैंग्वेज को उसमें फिर जोड़ा गया। हम जानते हैं कि हमारे संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाएं हैं जो भारत की भाषाएं हैं, जो इस देश की भाषा है, जो नेशनल लैंग्वेज है। उन भाषाओं के अंदर शिक्षा मिले, तो इसलिए 3 लैंग्वेज फार्मूला के अंदर प्राइमरी में बच्चा कोई 2 भारत की भाषाएं लेगा, ये उसके लिए कंपलसरी होगी, और 6 से जाकर एक क्लासिकल लैंग्वेज लेगा, उसका चयन कर लेगा। इस ढंग से वो भाषाओं के आधार पर आगे बढ़ेगा। केवल इतना नहीं, जब बच्चा 6th में आएगा तो एक वोकेशनल विषय को लेगा, जैसे मैंने पहले उस हुनर का काम आपके सामने रखा। और 9वीं से 12वीं तक बच्चे को ये जो स्ट्रीम के अंदर उसको जकड़ा हुआ था, बांध कर रखा हुआ था कि अभी तूने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ नॉन मेडिकल की भाषा में पढ़ना है, ह्यूमैनिटी लेनी है तो आपको ये पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कॉमर्स लेना पड़ेगा तो अकाउंटेंसी होगी, बिजनेस मैथ होगा। इस शिक्षा नीति में इस जंजीरों को इनको खत्म कर दिया, बच्चे को स्वतंत्र कर दिया, जो उसकी रुचि के विषय हैं। यदि वो केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है और केमिस्ट्री के साथ वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहता है तो उसको पढ़ने की छूट मिलनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कार्य हुआ, और इस कार्य को देखकर लगता है कि अगर आप 100% इनरोलमेंट प्राइमरी में देखते हैं, कितने 2 लाभ इसके दिखाई दे रहे हैं, तो +2 में जाते जाते बच्चे 58% तक रुक जाते, बाकी बच्चे शिक्षा से बाहर हो जाते, क्योंकि उसकी जो इंटरेस्ट था, जो उसका इंटरेस्ट एरिया था, उसके मुताबिक उसको सब्जेक्ट ही नहीं मिलता था, और आखिरकार वो पढ़ाई छोड़ने में मजबूर होता था, या मजबूरी में जैसे कैसे पढ़ता था। इस सिस्टम के अंदर ये सारी व्यवस्था बदली है, और ये बदलती हुई व्यवस्था के अंदर एक बहुत अच्छा सिस्टम, मल्टीपल डिसिप्लिनरी अप्रोच सामने रखकर इस विषय को रखा गया है। अब इसके अंदर एक फॉरेन लैंग्वेज जुड़ गई, 9th ऑनवर्ड बच्चा ग्लोबली जुड़े, और उसके अंदर फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ने का भी प्रोविजन इसके अंदर है। जहां तक भाषाओं के आधार पर उसके नॉलेज को आगे बढ़ाने की बात है, इसके आधार पर दिखाई देता है कि भारत अपने इस शिक्षा के अमूलचूल परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। इस ढंग से बढ़ते बढ़ते काम करते करते दूसरी बात भाषा और वोकेशनल के साथ आई, तो ये जो तीसरी बात इसके अंदर आई वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वो है एग्जामिनेशन सिस्टम। एग्जामिनेशन सिस्टम को में इतना बदलाव है कि, और उसके अंदर जो को करिकुलर एक्टिविटीज करवाई जाती थी उसको एक अलग सिस्टम में रखा जाता था। इसके अंदर वो पाठ्यक्रम का, वो सिलेबस का हिस्सा बन गए। अब हिस्सा बनने से इसमें कुछ फंडामेंटल बेस हैं जिसके आधार पर बालक के अन्य अन्य सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट प्रमोट होते हैं, जैसे म्यूजिक है, स्पोर्ट्स है, आर्ट है। ये कुछ ऐसे विषय हैं, डांस है, मार्शल है, फिजिकल एक्टिविटीज हैं, क्रिएटिव वर्क हैं, क्रिटिकल थिंकिंग है। ये सारी चीजें, उसके फिजिकल ग्रोथ प्रॉपर हो, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी जो बातें हैं ये सारी इसी स्कूली शिक्षा के अंदर पाठ्यक्रम का हिस्सा बनी है। अब जब ये पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गई, अब इन व्यवस्थाओं को जब देखा जाएगा तो बच्चा एक तो रेगुलर उससे जुड़ेगा, क्योंकि उसको लगातार ये काम करने हैं, वो उसके परीक्षा का हिस्सा बन जाएंगे। बहुत सारे बच्चे जो परीक्षा के दिनों में पढ़कर 90 और 95% नंबर ले लेते थे, अब ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, उसको कंटिन्यू अपनी पढ़ाई रखने का अवसर मिलेगा और उस ज्ञान के साथ बच्चा जुड़ा रहेगा। एग्जामिनेशन सिस्टम में भी ऐसा है। 3री, 5वीं, 8वीं का एक एग्जाम जो स्कूल का है, 2 बोर्ड के एग्जाम है, उसके अंदर भी जो उसको सेमेस्टर या एनुअल सिस्टम के अंदर, और उस ढंग से उसको आगे बढ़ने के लिए सेमेस्टर के अंदर 3 सब्जेक्ट,
कुल सब्जेक्ट 4 सेमेस्टर के अंदर उसको 2-2, 3-3 सब्जेक्ट पास करके भी वो अपना काम कर सकता है। और 6 के बाद कुछ सब्जेक्ट को 2-2 वर्ष बढ़कर नया सब्जेक्ट, नई भाषा भी ले सकता है। ये एक बहुत बड़ा अवसर बच्चे को दिया गया है। और इतना नहीं दिया गया, स्कूल समय से पहले और स्कूल समय के बाद एक ब्रिजिंग के लिए 80 मिनट का पीरियड रेमिडियल क्लासेस लगेगी, ताकि हर एरिया का बच्चा, हर पढ़ाई के अंदर किन्हीं कारणों से पिछड़ने वाला बच्चा अपने उसके साथ जुड़ जाए। राष्ट्र की एक रूपता इसके अंदर दिखाई देती है बहुत सारे, क्योंकि शिक्षा में समग्रता का विचार है, समग्र विचार किया गया है, छोटे छोटे टुकड़ों में इसका विचार नहीं है। इसलिए 9वीं से 12वीं बच्चे को जब कम से कम एक पेशे में शिक्षा लेनी होगी, तो ऐसा लग रहा है कि भारत आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ेगा। क्योंकि अभी तक अगर हमने देखा होगा दुनिया के इतिहास में, तो दुनिया के देशों में जो 19 से 24 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, भारत के अंदर काम करने वालों की आज तक केवल 5% स्टूडेंट्स हैं जो वर्क जॉब पढ़ते पढ़ते किसी वर्किंग के साथ जुड़े हैं। लेकिन यही औसत यानी कि व्यवहारिक शिक्षा में, प्रैक्टिकल एजुकेशन के अंदर जुड़े हों, अमेरिका में इसकी परसेंटेज 52% है, जर्मन में इसकी परसेंटेज 75% है, दक्षिण कोरिया में 96% बच्चे इसी विधा से पढ़ते हैं और वो काम करते करते इतने कुशल बन जाते हैं, स्किल उनके पास वो कौशल आ जाता है कि वो जिंदगी में कोई भी काम करने के योग्य बन जाते हैं। इस एजुकेशन पॉलिसी में इस बात को ध्यान में रखते हुए ये मानकर गया है कि 2025 तक 50% बच्चे वोकेशनल एजुकेशन में, किसी हुनर में, किसी स्किल के अंदर आ जाएं और ऐसे बच्चों को वो शिक्षा देकर उस अनुपात में वृद्धि करके भारत काम करने वालों का राष्ट्र बन जाए। और ये जो एक बेरोजगारी नजर आती थी, क्योंकि अभी जो टेक्नोलॉजी स्थान लेने जा रही है सारे काम की, उस टेक्नोलॉजी के अंदर जो अनस्किल्ड व्यक्ति है वो इतना, उसके अंदर बेरोजगारी इतनी पनप जाएगी। इस बात को ध्यान में रखकर आने वाले भारत को इस शिक्षा के अंदर उन बच्चों को रोजगार यानी कि जॉब ओरिएंटेड बनाकर केवल नौकरी के लिए नहीं, भविष्य के नौकरी के बाजारों में उतारने की एक बहुत बड़ी तैयारी दिखाई देती है इस प्रोफेशनल स्किल के साथ। तो इस तरह से एनसीईआरटी को इस सारे करिकुलम के लिए और उन बच्चों का परीक्षण कैसे होगा, इसका भी बड़ा मजेदार और एक बहुत आनंददायक पहलू लगता है कि जब बच्चे की असेसमेंट करनी है तो केवल एक टीचर नहीं करेगा, उसकी असेसमेंट के लिए वो स्वयं अपने असेसमेंट के नंबर लगाएगा, उसका क्लासमेट लगाएगा, उसका टीचर लगाएगा, तीनों एजेंसीज ये नंबर लगाएगी और उनके जोड़ के आधार पर उसका रिजल्ट बनेगा। यह एनसीईआरटी इसका एक मॉड्यूल तैयार करेगी जिसका नाम बोर्ड ऑफ असेसमेंट यानी कि परख नाम के कारण से वो मूल्यांकन इवैल्यूएशन सेंटर डेवलप किए जाएंगे और उसके अंदर विद्यार्थियों की जो स्किल्स हैं, जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसकी क्षमताएं हैं, उन सभी को एग्जामिन करते हुए बोर्ड ऑफ असेसमेंट के द्वारा एक मॉड्यूल हर स्कूल को, हर स्टेट को भेजा जाएगा और वह स्टेट एससीईआरटी के माध्यम से इसको लागू हर बोर्ड के अंदर करेंगे। इस ढंग से हम ये देख रहे हैं कि अगर ये सारा सिस्टम सेट हो जाता है तो जो आज कोचिंग की भरमार है, कोचिंग सेंटरों की, ट्यूशन संस्थानों की, लग रहा है कि जब बच्चा इस ढंग से आगे बढ़ेगा तो वो भी डिस्करेज होगी और जो बच्चा रट्टा लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश करता था वो रट्टे की बजाय प्रैक्टिकल नॉलेज लेता हुआ एक्सपीरियंशियल लर्निंग के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, मल्टीपल डिसिप्लिनिंग में आगे बढ़ता हुआ वह बालक आगे बढ़ेगा। ऐसा करके वह आत्मनिर्भर बनेगा, वो केवल रोजगार नहीं करेगा, रोजगार देने वाला भी बनेगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव इस शिक्षा नीति के अंदर दिखाई दे रहा है। इसी तरह से शिक्षक के बारे में जो विचार किया गया है, जो टीचर है, अभी तक टीचर को कई कई नामों से रखा है।
कोई 10,000 वाले, कोई 15,000 वाले, ये गवर्नमेंट सेक्टर की बात मैं कर रहा हूँ। कोई पैरा टीचर हैं, कोई पीटीए के टीचर हैं, कोई माध्यमिक शिक्षा के रस्मा के अंदर अपॉइंटी टीचर हैं, और कोई गेस्ट के अंदर रखे हैं, कोई टेम्परेरी रखे हैं। इस एजुकेशन पॉलिसी में उसके सम्मान को, उसके आदर को, उसके गौरव को रखते हुए एक ही सिस्टम के टीचर रखे जाएंगे और उनकी भर्ती को एक समय सीमा के अंदर किया जाएगा, ताकि उस भर्ती के अंदर वह सारे के सारे टीचर बच्चों को तैयार करने के अंदर इस काम को आगे बढ़ा सकेंगे। और इन शिक्षकों के भरोसे इसकी एग्जीक्यूशन को माना गया है कि इसकी एग्जीक्यूशन होगी। एग्जीक्यूशन की दृष्टि से उनको अधिकार संपन्न वो अधिकार दिए जाएंगे, वो राइट दिए जाएंगे, और इस उसी राइट से और उनका विश्वास जीतकर उनके भरोसे जब इस नीति को तैयार भी करेंगे, क्योंकि 1964-66 में भी कुठारी जी ने कहा था डेंसिटी ऑफ इंडिया कहाँ उसकी शेप हो रही है, क्लासरूम के अंदर। तो क्लासरूम में कौन होता है, टीचर और स्टूडेंट्स। तो जब तक इनका रिलेशन उस ढंग से डेवलप नहीं होगा, तो इस शिक्षा नीति के अंदर उनको आदर, उनको मान, ऐसी बात कही है। और केवल इतना, वो पेशेवर प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आज के युग में तैयार हो जाएं, उस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर तैयार हो जाएं जो वर्ल्ड वाइड दृष्टि से आगे बढ़ सकें। ऐसे सारे तौर तरीकों को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। इसलिए इस नीति के अंदर उन टीचर्स की क्वालिफिकेशन, उनकी एबिलिटी बढ़ाने पर बहुत बड़ा जोर दिया गया है, ऐसा वहां लिखा है। ऐसे ही उनकी प्रमोशन और अपॉइंटमेंट्स हैं। एक और बड़ी मजेदार बात लगी, ये जो बोलियां हैं, निजी भाषाएं हैं, ये जो हमारा फाउंडेशन स्टेज है, इसके अंदर जो आंगनवाड़ी में टीचर काम करते थे, कंडेंस कोर्स करके वो आगे बढ़ेंगे, स्कूल एजुकेशन में आ जाएंगे, उसके साथ जुड़ जाएंगे, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी और बात है कि उसकी ट्रेनिंग के अंदर उन शिक्षकों को जो आज की टेक्नोलॉजी में उसके सहायक बनेंगे, इस शिक्षण के लिए लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, डिफरेंट एप्स हैं, इस तकनीक को शिक्षण में सहायक बनाने के लिए उसकी सहायता की जाएगी। यूनेस्को ने पिछले दिनों कहा कि 197 भाषाएं दुनिया से विलुप्त होती जा रही हैं। तो उन भाषाओं के खजाने को संभालने के लिए जो हमारे ऋषि मुनियों ने, इस देश के पूर्वजों ने इतना बड़ा अध्ययन किया है, लेकिन वो अपने अपनी लोकल भाषा में किया है। तमिलनाडु में तमिल में किया है, केरल में मलयालम में किया है, कन्नड़ में किया है, लेकिन वो कन्नड़ मध्य प्रदेश का नहीं जानता। ये जो सारी भाषाएं हैं और उनमें इतना बड़ा कुछ ज्ञान है, उन सारी भाषाओं के अंदर बच्चे का शौक उनके प्रति पैदा हो, इसलिए जो उन्होंने पहले कहा कि 6 के बाद 2 वर्ष के बाद वो फिर एक भाषा को पढ़कर बदल सकता है। इस काम को करने के लिए एक बहुत बड़ा शिक्षा नीति में वो हायर एजुकेशन के अंदर रखा है कि इन सारी भाषाओं को ट्रांसलेट और उनको डेवलप करने के लिए कुछ सेंटर विकसित किए जाएंगे, और उस ढंग से इस सारे काम को आगे चलाने की बात कही गई है। स्कूलों को विभाजित किया गया है। ये जो दूर दराज की शिक्षा से आज वंचित रहते हैं, हमारे वनवासी भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, गिरी कंदराओं में रहते हैं, पर्वतों में रहते हैं, जहां पर आज भी साधन नहीं पहुंचता, चाहे वो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, लेकिन वो स्कूल तो पहुंच सकते, तो उन सभी की स्कूल में पहुंच बनाने के लिए उनको उसी स्थान पर रेजिडेंशियल स्कूल देने की बात कही गई है, और उनको वहीं पर रेजिडेंशियल स्कूल खोलकर उनकी शिक्षा का प्रबंध किया जाएंगे। जैसे जवाहर विद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, इसी तर्ज के ऊपर उनको भी बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि किसी बच्चे को इस कारण से स्कूल से दूर ना रहना पड़े कि वो उस पहुंच से तक नहीं पहुंच पाया। ये सारा कार्य एक बहुत बड़ा, इस देश का जो इतना बड़ा तंत्र है, भौगोलिक दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से और मनुष्य जनसंख्या की दृष्टि से, इस सारे को ध्यान में रखते हुए इस बात को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। एक बात इस शिक्षा पर और नजर आ रही है, वो है इंडियन सेंट्रल एजुकेशन, भारत केंद्रित शिक्षा है।
हम ज्ञान को ढूंढने के लिए जब बचपन में बाहर की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आधारभूत ज्ञान से वंचित रह रहे हैं, दुनिया के मनोविज्ञानी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपने घर का, अपने आसपास का पूरा जानकारी है, वो व्यक्ति अपने देश की, दुनिया की जानकारी भी बड़े आसानी तरीके से रख सकता है। इसलिए इसके अंदर, इस शिक्षा नीति के अंदर जो गुण, विशेषताएं, आयाम और उद्देश्य और आवश्यकताएं फिक्स की गई हैं, वो देश की आवश्यकता को, इस देश के कल्चर को और इस देश के विकास के ढांचे को ध्यान में रखकर कि इसको विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में कहां तक पहुंचना है, ऐसा 2020 से 2040 तक का संकल्प लिया गया। इसके पड़ाव हैं, एक पड़ाव 2025 है, एक 2030 है। और इस ढंग से वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबली और टेक्नोलॉजी के आधार पर सारी तकनीकों को विकसित करते हुए ऑनलाइन एजुकेशन के सिस्टम को, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम को प्रमोट करने की बात भी यहां पर कही गई है। अब ये सारे का सारा जो ढांचा है, हम देखते हैं कि इसके अंदर ये जो भारत केंद्रित शिक्षा है, इससे एक यूनिटी पूरे देश की दिखाई देगी, एक एकात्मता दिखाई देगी। उस एकात्मता के अंदर हम देखेंगे, क्योंकि दक्षिण, पश्चिम, पूर्व और इस तरह से उत्तर, इसको जोड़ने का भाषाओं के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से, रीति रिवाजों के माध्यम से, कौशल के माध्यम से, इन सभी को जोड़ने की बात इस शिक्षा नीति के अंदर कही है। इसलिए समाज के गहरे चिंतन और मनन का परिणाम यह शिक्षा दिखाई दे रही है। और इस तरह से शिक्षा नीति के अंदर इन सारी बातों के स्पष्ट संकेत हैं। और फिर इसको लागू कैसे किया जाएगा? अब लागू करने के लिए शिक्षा नीति के अंदर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अपनी मनमानी करते हैं, उन पर भी नकेल डालने की बात कही है। ये ठीक है कि वो देश की शिक्षा में बहुत बड़े अवसर देने वाले हैं निजी विद्यालय, लेकिन वो मनमानी ना करें, तो इसलिए उसके लिए भी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात की गई है। और राष्ट्रीय स्तर पर इस शिक्षा नीति को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक नेशनल एजुकेशन कमीशन फॉर्म करने की बात कही गई है, जिसके 22 चेयरमैन एजुकेशन मिनिस्टर होंगे और एजुकेशनिस्ट उसके सदस्य जुड़ेंगे साथ में। इसी तरह से हर स्टेट के अंदर भी एक रेगुलेटरी बॉडी बनेगी। चीफ मिनिस्टर उस स्टेट का, उसका प्रेसिडेंट होगा, और उस स्टेट का जो एजुकेशन मिनिस्टर है वह उसका 22 चेयरमैन होगा। उसी तर्ज पर यह सारा कार्य किया जाएगा। एनसीईआरटी का मॉड्यूल हर स्टेट में एससीईआरटी होगी। किताबों का बोझ, बस्ते का बोझ खत्म हो, इस पर बहुत जोर दिया गया है। और उस जोर देने के लिए बच्चे के पढ़ाने के ढंग को बदलने की जो कोशिश की गई है, और वो पाठ्यक्रम का जो अननेसेसरी बातें थी उनको निकालकर किताबों के वॉल्यूम और उन एक्टिविटीज को आधार बनाया है। इससे बच्चा एक महंगी पुस्तकों से बचकर सस्ती पुस्तकों को प्राप्त करने के अभी बल उसके अंदर दिया गया है। ऐसा करते समय दो बातें इसके अंदर और बड़ी महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण बात है, और कई वर्षों से जो लोग कहते सुने थे कि आखिर ये होगा कैसे, क्योंकि संसाधन ही नहीं होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, सरकार के पास बजट नहीं होता, और कभी 2 समथिंग शिक्षा पर खर्च होता है, कभी 3% होता है। अभी लगभग पिछले साल तक शायद 4 समथिंग बजट का प्रोविजन किया गया। इससे शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। इस शिक्षा नीति में जीडीपी का 6% जो भाग है खर्च करने की बात कही गई है। इसका एक बड़ा सुखद तस्वीर हमारे सामने आ रही है कि उसके माध्यम से हम इसको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, ये उम्मीद की जा सकती है। ये कुछ एक बातें जो मुख्य तौर से स्कूल एजुकेशन के अंदर आई, यानी कि जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन हुई, मातृभाषाओं के अंदर बल दिया गया, मदर टंग को विकसित करने के लिए, रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए बहुत बड़ा बात कही गई है।
हर बच्चे को स्कूल में पहुंचने तक इसमें एक और बात जुड़ गई, वो है RTE। ये 3 से 5 वर्ष के बच्चे घर में बाहर रहते थे, अब जब स्कूल में एंटर करेंगे तो वो इस दायरे में आ जाएंगे फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के अंदर। और उधर जो 8वीं तक पहले था, वो 9 से 12 तक के बच्चे भी इस एक्ट के अधीन आएंगे, उनको भी मुफ्त और अनिवार्य फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के दायरे में आएंगे। इससे भी सारे के सारे लोग इसके अंदर आ जाएंगे, जो कि शिक्षा को बड़ी अच्छे से सुविधा पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जब क्लासिकल लैंग्वेज की बात मैंने कही थी, तो उसमें फिर IITI की स्थापना का प्रस्ताव है, यानी कि क्षेत्रीय भाषाओं की इस बहुत बड़ी संभाल के लिए, जिसमें यूनेस्को भी चिंतित है, और उसके अनुवाद और व्याख्या करने का जो एक प्रबंध किया गया है, इस प्रबंध के आधार पर एक खोले जाएंगे सेंटर, जिसके अंदर सारी बातें होंगी। और छोटी आयु में जब व्यवसाय मिलेगा, उनको कुशलता मिलेगी, तो इस छोटी आयु के अंदर ही वो बालक इस दृष्टि से आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। ये स्कूली शिक्षा का एक मॉडल रहेगा। इस मॉडल के अंदर क्लस्टर सिस्टम की बात पहले से भी चलता है क्लस्टर, लेकिन उसको और रिफाइंड किया है। 2 बातें, कम्युनिटी से स्कूल अलग हो गया, और शिक्षा होम, स्कूल और कम्युनिटी, यानी कि सोसाइटी और होम और स्कूल, तीनों के एक दिशा में आगे बढ़ने से तीनों ही एजुकेशन के बहुत बड़े सेंटर हैं। अब यहां पर दोनों को जोड़ने के लिए जो रचना की गई है कमेटियों की, जिसमें मेजॉरिटी पेरेंट्स की होगी, और इसके साथ साथ में जो सबसे बड़ी बात होगी कि जो स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के टैक्स के आधार पर इतना डेवलप होता है, और वो 6 घंटे की टीचिंग के बाद उसको ताले लग जाते हैं, उसका लाइब्रेरी है, उसका मैदान है, इस सारे को भी लोगों के उपयोग के लिए स्कूल से पहले और स्कूल के बाद उस लाइब्रेरी का प्रयोग और उनके साधनों का उपयोग लोग कर सकें। ये एक बहुत बड़ा प्रावधान इसके अंदर किया गया है, ताकि कम्युनिटी भी साथ जुड़ेगी, और इस कम्युनिटी के जुड़ने के साथ उनको भी उसका लाभ मिलेगा। एक और बात है इसके अंदर, कम्युनिटी के अंदर, कि जहां हर जिला के अंदर एक ऐसा सेंटर डेवलप किया जाएगा। हो सकता है किसी स्कूल के रिसोर्सेज कम रह गए, तो उनको पूरा करने के लिए वहां पर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और बच्चों को आने जाने के लिए, उसको एक छोटे लेवल तक पर लाने के लिए वहां पर वो सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अटल टिंकरिंग लैब जैसे जो कार्य पहले से प्रारंभ हुए हैं, उनको और ज्यादा विकसित किया जाएगा। और इस ढंग से इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, इन सारे बातों को इस नई शिक्षा नीति के जोड़ा गया है। लगता है कि यह जो सारा देखने में आ रहा है, दृष्टिकोण में आ रहा है, ये एक नए भारत का और भारत की जो आवश्यकता है, जो उसका नेचर है, जो उसका कल्चर है, जिसमें बच्चा पलता गढ़ता देखता बड़ा होता है, उस सारे को देखता हुआ वो खुशी खुशी आनंद से काम करते करते सीख जाएगा, पढ़ जाएगा, और सारे के सारे लोग शिक्षा के दायरे में आ जाएंगे। और इस सारे सिस्टम को शिक्षा जगत के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, और इस शिक्षा जगत के बदलाव के लिए शिक्षक और उनका ट्रेनिंग मॉड्यूल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुझे लगता है इस शिक्षा नीति के अंदर मोटे मोटे रूप के अंदर मैंने अपनी बात आपके सामने रखने की कोशिश की। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे, चैट बॉक्स के भी आए, हमारे इस स्टूडियो के अंदर बैठे हुए लोगों को भी डायरेक्ट आ रहे होंगे, कोई फोन के माध्यम से, कोई दूसरे माध्यम से। तो मैं चाहता हूं कि अगर कोई प्रश्न आपके मन में है, तो वो प्रश्न यदि मेरे सामने आता है, तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं उसका उत्तर आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रेजेंटेशन बहुत स्पष्ट था, और बहुत सारे पॉइंट्स को एक छोटे सा लेक्चर में आप कवर किए हैं। और हमारे पार्टिसिपेंट्स के ओर से हम कुछ प्रश्न पूछे गया है, वो मैं प्रश्न पढ़ूंगा।
how will schools manage so many subjects and variables? Timetable making will be a huge problem for administration if the schools have to teach all these subjects. And how many faculties will the school manage for? Okay. Uh, Ji. it is very important questions, because without the faculty and so many multiple disciplinary, so many subject when introduced among the students, then the question automatically arises, okay, who will see these syllabus subjects? So I have told you in my talk that 6% budget and the appointment of the different disciplinary teachers within 2 or 3 years will be completed. Local teacher will be preferred. There is in the interview local language, mother tongue, and local area teacher will be preferred, and all the appointments will be made during the 2 years in for this purpose. So this is not a question of worry, because 6% of the budget of the GDP, when this budget will allocated for the education, very easily appointment will be available. धन्यवाद जी. और एक क्वेश्चन था, 2021 से इस प्रणाली को शुरू करने के लिए फाउंडेशन स्टेज के लिए सामग्री और अध्यापक इतनी जल्दी कैसे तैयार करेंगे? आप मैंने बताया अभी इसमें कि ये सारा का सारा जो इसका प्रोविजन है, और 2021 से करिकुलम फ्रेमवर्क 2021 तक आएगा, और एनसीईआरटी 2021 तक जब करिकुलम लाएगी फिर वो स्टेट को जाएगा, एससीईआरटी उसको एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेट डेवलप करेगी, और धीरे धीरे 2025 तक इस लेवल पर ये सारा सिस्टम आ जाएगा, ऐसा उसके अंदर कहा गया है जी. वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम ऑडियंस. व्हाट विल बी द बेनिफिट्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वोकेशनल एजुकेशन प्लस इंटर्नशिप्स फ्रॉम द 6th grade itself? Because due to the promotion of the technology, unskilled workers are still unemployed, and more youth will be unemployed due to the use of the technology. But skilled personality like computer science, mathematics, physics, chemistry, science, all these skilled personality will grow more and more. So unskilled worker will cover the gap. Then they will, in the 6th class, the vocational subject will be the helpful to update them and learn skill from this vocational education, so they can provide job opportunity not for the himself but others also. So this is the very important factor of this policy. धन्यवाद. और एक प्रश्न आया है, सरकार के विद्यालय जो है उसके लिए निधि फंड के लिए किस तरह की व्यवस्था ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिया है? मैंने इसका बताया कि जो बजट का प्रोविजन किया है, वो बजट की एलोकेशन वो सारी की सारी 2025 तक उसके माध्यम से गवर्नमेंट स्कूलों का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, और उसके ऊपर बहुत बड़ा एम्फेसिस देने की बात, टीचर की अपॉइंटमेंट की बात कही है, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई है, वो सारा इसके अंदर बड़ा स्पष्ट और सीधा इसके अंदर पॉलिसी के अंदर लिखा है. धन्यवाद जी. जी,
साउथ इंडिया में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, आंध्रा, जो तमिलनाडु के स्टेट हैं, especially in Tamil Nadu, there is a big opposition from the ruling government as well as the opposite parties against the three language policy. They don't want third language in the school curriculum. So what is your answer to those people who are opposing the third language in Tamil Nadu? Language is the easy, most important source of the education. So trilanguage formula that is introduced in 1967, in this policy, that formula is made by in this policy. It is said it is to keep it in force. So I understand that there is nothing to impose it. Any two Indian language have to be taught on the basis of the trilingual formula. There are 22 languages in the 8th schedule of the Constitution. Tamil Nadu or any province can choose any of these languages, but I would say that there is no contradiction anywhere in the language, because parents will have to think that their children will not get employment only in the their state, but they will have to go out of the country to become a line in their own country due to the lack of the knowledge of the other language. So other languages are the rich sources for the knowledge. So I think parents and students should understand this easily, and they adopt this formula for the betterment of their wards. धन्यवाद. और प्रोफेसर मोहित अग्रवाल जी फेसबुक में ये क्वेश्चन डाले हैं, इज देयर ऑप्शन ऑफ होम स्कूलिंग एंड गिविंग एग्जामिनेशंस थ्रू ओपन स्कूल सिस्टम लाइक NIOS? गुड, वेरी गुड क्वेश्चन. NIOS को बहुत बड़ा प्रमोट करने की बात कही है. उसमें तो स्कूल लेवल पर डिस्टेंस एजुकेशन की बात कही है कि वो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का सिस्टम डेवलप करेगा, और जो बच्चा स्कूल नहीं पहुंच सकता है उस दायरे के अंदर उस सारे को कवर किया जाएगा और उसको बहुत बड़ा आगे बढ़ाया जाएगा NIOS को. जी धन्यवाद. और हेमंत जैना जी फेसबुक में एक क्वेश्चन डाले हैं, व्हाट विल बी द काउंटर एक्ट ऑफ ऑनगोइंग इंग्लिश मीडियम स्कूल spread over all the district by Catholic group? In this policy, medium of instruction will be the mother tongue in the primary stage, and it will continue if they want up to the 8th class. But the English medium section as a subject of English will be taught from the very beginning, and so the medium of instruction may be helpful for the proper understanding of the child. So these institutions also think over it, and they should support and work as per this policy. जी धन्यवाद. और स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्त करने का इस नई शिक्षा नीति में क्या है, मतलब रेगुलेशंस क्या है, क्वालिफिकेशंस के बारे में? इसमें दो तरह के बातें आएंगी कि जो फाउंडेशन स्टेज का अध्यापक होगा उस फाउंडेशन स्टेज के अंदर आंगनवाड़ी का जो +2 तक की योग्यता रखता है और ग्रेजुएशन का लेवल है, उनको अलग अलग वर्षों के 1 वर्ष 6 महीने के कंडेंस कोर्स करके सर्टिफिकेट प्रोवाइड करके इस रेगुलर टीचर सिस्टम के अंदर उनको ले आएंगे. और जो अदर्स टीचर हैं, जैसे भाषाओं के टीचर की, लैंग्वेज टीचर की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आएगी, बहुत बड़ी डिमांड होगी, तो उनका टेस्ट को भी रखा है
और इंटरव्यू के आधार पर उनका सिलेक्शन। और इसमें एक बहुत मजेदार और बात है जो मुझे लगता है कि जिससे पूरी परख टीचर की हो जाएगी। इंटरव्यू के साथ साथ में उसके कुछ नंबर इंटरव्यू के समय में क्लासरूम में पढ़ाना और उसकी ऑब्जर्वेशन के आधार पर उसको अपॉइंटमेंट देना, एक ये साधन भी रखा है। और लोकल टीचर को प्रेफरेंस दी जाएगी। और खासकर फाउंडेशन स्टेज के लिए जो बोली बोलता है अपनी, उस बोली को जानने वाले को भी प्रेफरेंस दी जाएगी, ताकि जो बचपन में बच्चा छोटा सा आता है उस बच्चे से वो यूज टू और उसको माँ का प्यार देने वाला वो बन सके। इस ढंग से उनकी अपॉइंटमेंट्स की बात, इस ढंग से इंटरव्यू और टेस्ट और प्रैक्टिकल क्लासरूम वर्किंग को रखकर उनकी नियुक्तियों का प्रावधान रखा है। जी, और एक प्रोफेसर पंजाब से पूछे हैं, शिक्षा नीतियों को कमरों में बैठकर वे लोग बनाते हैं जिन्हें गांव जंगल की जानकारी नहीं होती है, इसलिए सफलता कैसे मिलेगी हमको? प्रश्नकर्ता का प्रश्न सही है। हो सकता है कि पिछले इतिहास में कुछ एक ऐसा हुआ हो और वो व्यवहारिक धरातल पर सफल नहीं हुआ हो, लेकिन जहां तक इस नीति को मैं सारा मॉड्यूल और शेड्यूल का अध्ययन कर रहा था, 2014 से इसका एक ड्राफ्ट लोगों के सामने रखा गया और लोगों के लिए वो नेट में डाल दिया, वेबसाइट पर आ गया। और उसके अंदर बच्चों के सुझाव, पेरेंट्स के सुझाव, टीचर के सुझाव, लोगों के सुझाव, रिफॉर्मर के सुझाव, पॉलिटिशियन के सुजेशंस, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव है जो पंचायत लेवल का है, इनकी सुजेशन। और 6 वर्ष लगातार एक सुजेशन आके सुजेशन आई, फिर उसको पब्लिक डोमेन में ले आए और उसके बाद फिर अमेंडमेंट आई, फिर कुछ लोगों की सुजेशन आई तो उसको फिर चेंज किया। और यही नहीं किया, नेशनल लेवल पर एक कमेटी बनी, स्टेट लेवल की एक कमेटी बनी, गांव लेवल पर कमेटी बनी। और उन सारी कमेटियों के सुझाव, मुझे लगता है ये जो सुझाव हैं, और इतना बड़ी चर्चा देश के सामने 6 वर्ष हुई इस नीति के अंदर, शायद दुनिया के इतिहास में कहीं सबसे बड़ा संवाद और डायलॉग ये शिक्षा नीति ना हो। इसलिए मैं प्रश्नकर्ता से निवेदन करना चाहता हूं, इसकी तह तक पीछे तक जाओगे तो आपको शिक्षा नीति का इतिहास आएगा। इसीलिए इसको 6 वर्ष लग गए और बार बार विचार करने के बाद फिर किसी फाइल में नहीं रखी, उसको एज इट इज डाल दिया और सारे लोग अपना देखकर उसमें सुझाव डाल सकते थे। शायद उन सभी को कारपोरेट किया, इसलिए इतना ये 600 पेजेस का एक बहुत बड़ा वॉल्यूम और जमीनी वॉल्यूम लग रहा है, ऐसा दिखाई इसलिए दे रहा है। जी नमस्ते, धन्यवाद। और अनुपम गुप्ता जी पूछे हैं, इस शिक्षा नीति में पढ़ाई लोकल लैंग्वेज में होगी तो फिर गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट टेक्निकल एजुकेशन में किस तरह फाइट कर सकेंगे, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन तो इंग्लिश में ही होता है। इस नीति में कहा गया है कि चाहे वो मेडिकल है चाहे वो टेक्निकल है, वो 2 भाषाओं के अंदर, लोकल और इंग्लिश के अंदर भी, दोनों के अंदर उसका प्रावधान किया जाएगा और वो बुक्स भी अवेलेबल करवाने का प्रयत्न किया जाएगा। बहुत सारे कंपटीशन जो हैं उनके अंदर भी दोनों भाषाओं के अंदर, मदर टंग के अंदर भी और फॉरेन लैंग्वेज के अंदर भी उसके टेस्ट रखे जाएंगे। और इस ढंग से बहुत सारे बच्चे जो गांव के बच्चे हैं आज, अगर हम उसका डाटा देखेंगे, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते थे। रीजनल लैंग्वेज के आधार पर वो अपनी पढ़ाई को जाएंगे, फिर वो स्किल प्रोफेशन के अंदर आ जाएंगे और एक हिस्सा आगे जाएगा जो रिसर्च में जाएगा। इसलिए हायर एजुकेशन के अंदर भी शेड्यूल बदला है। इसी आपकी व्याख्यान माला का मैं कार्ड पढ़ रहा था, उसके अंदर कल शायद हायर एजुकेशन का है, तो उसके अंदर वो बात आएगी सारी कि वो रिसर्च यूनिवर्सिटी, टीचिंग यूनिवर्सिटी, ऑटोनोमस कॉलेज और उसके अंदर बच्चे का प्रवेश, इसलिए उनको कठिनाई उसके अंदर नहीं आएगी। नंबर 1। नंबर 2, ये बात समझनी चाहिए कि जिस बच्चे को मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज बहुत अच्छे वैज्ञानिक ढंग से आती है, वो किसी भी भाषा की मास्टरी बड़े आसान से कर सकता है, आसानी से, और समझ जाता है, उसको कहीं कठिनाई नहीं आती। ऐसे हम आसपास में देख सकते हैं। जी धन्यवाद। और तमिलनाडु से एक प्रश्न आया है,
What are your recommendations to government to improve experiential learning in schools as per the national education policy? Because in many places they have mentioned this experiential learning method. So इस पर आपका मत क्या है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग इस शिक्षा नीति में लिखी है, मुझे लगता है नई बात है ही नहीं। अगर इस देश की शिक्षा में, एजुकेशन सिस्टम में गुरुकुल परंपरा तक चला जाएं पिछले दिनों के अंदर, तो हम देखेंगे कि उसके अंदर, गुरुकुलों के अंदर भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग का प्रोविजन था। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज द इंटरेस्टिंग लर्निंग and never forgetting knowledge. Government and private school will have to be the part of this teaching, and in our ancient education system, as I say earlier, this was a student centered activity based education. This is also emphasized in the foreign countries also, like the Finland education. These countries also doing this work, and the government should provide education to the teacher, orientation to the teacher, and give autonomy to the teacher for this work. Then experiential learning can be achieved their goal very easily. Aji. Jija Diraj from Facebook, she has asked, what kind of question paper pattern are we suggesting or promoting, whether MCQ type or descriptive type? There are two types in the education policy mentioned there. One is the objective and some is the subjective. There are the two type of the question in the examination forum, and other is the just like जो पहले CC होती थी, उसका एक भाग है, उसके साथ उसके स्किल को जोड़ना है और तीनों को जोड़ करके बच्चे का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। जी। Whether the state government can implement its own state board curriculum or the NEP is forcing the state government to implement the central curriculum. NCERT is the agency to framework the curriculum, syllabus, and examination module for the whole country. And on the guideline of the NCERT, state, that is the SCERT, not as education board, will frame like this curriculum, syllabus, and examination module. And I think some part of the curriculum or syllabus will be as per the choice of the state, and mostly like 70% of the framework will be adopted as guided by the NCERT. These guidance will be given to all the state, 30-70 ratio of the national curriculum and the state curriculum. I think so. धन्यवाद। क्या पूरा देश में सिंगल बोर्ड के लिए कोई संभव पॉसिबल है? मतलब CBSE बोर्ड है ना, ऐसे सिंगल, कैन वी हैव अ सिंगल बोर्ड थ्रू आउट द नेशन? What is your opinion on that? In my opinion, it is quite impossible, because the diversity and the different situation and the country, syllabus can be the same, examination module can be the same, and agency to conduct the examination should be the different. And in this education policy, this is not mentioned, I think so. So different board will be the maintained, and they will conduct the examination as per prior system of the examination. जी, धन्यवाद। Viewers, if you have many more questions,
You can post your questions to the email ID which has been given in the comment box, atulssvn@gmail.com. इस ईमेल पर आपके प्रश्नों को भेज सकते हैं आप, आपको जरूर जवाब मिलेगा हमारा शिक्षा संस्कृति उत्तान्यास से। और समय के मर्यादा पर हम इस सेशन को अब पूर्ण करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत टाइट शेड्यूल के बीच में समय लेकर इस वेबिनार में आप भाग लिए हैं और शिक्षा पर और देश की कल्याण पर ये डिस्कशन हुआ। हमारा रिसोर्स पर्सन देशराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके प्रश्नों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप उस ईमेल में आपको आपके प्रश्नों को लिखिए, जरूर आपको जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार देशराज जी। नमस्कार।